नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ। ये जो घटना या फिर ये जो कहानी है बिल्कुल सत्य है, जो कि दोस्तों दो बहनों और एक भाई के साथ घटित हुई थी जब वो किराए के घर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। यानी किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कोई यूपीएससी ऐसा सा कुछ, आईपीएस ऐसा सा कुछ था जिनमें उनकी पढ़ाई चल रही थी। तो उनके साथ कुछ ऐसा होता उस किराए के घर में कि जिनका उन्हें अंदाजा नहीं था और उन्हें तुरंत रातों की रात उस घर को खाली करना पड़ा था। तो ये कहानी की मेन विजिट थी दोस्तों। अब मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ, तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है, रोनी और मोहिनी नाम की दो बहनें थी और एक उनका भाई था गौरव, जो कि किराए के घर में अपनी पढ़ाई के लिए रुके हुए थे। यूपीएससी एसएससी कुछ तैयारी कर रहे थे, जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है। मैंने भी कुछ सुना है ऐसा। लेकिन जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। उन्हें रातों ही रात अपने घर को खाली करना पड़ा था जिस किराए के घर में रह रहे थे। तो हुआ कुछ ऐसा, वो अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली आ जाते हैं और वहाँ पर किराए घर के लिए ढूंढने लगते हैं। यानी जो किराए का घर मिलता है अपने रहने के लिए, तो उसे ढूंढने लगते हैं। तो उन्हें एक सस्ता सा अच्छा सा घर मिल जाता है जिसमें केवल दो ही फ्लोर थे। एक में फैमिली रहती थी और जो दूसरा फ्लोर था वो उनके लिए रहने के लिए था। और एक छोटा सा कमरा और ऊपर बना हुआ था, जैसे हमारे घर के भी ऊपर एक छोटा सा चुबारा बना देते हैं, ऐसे ही वहाँ पर एक छोटा सा कमरा ऊपर बना हुआ था जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। तो मोहिनी और रोनी और गौरव ये तीनों पढ़ाई के लिए वहाँ पर रुके हुए थे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। और वो जो किराए के मकान मालिक थे जो वहाँ के, वो बूढ़े थे, थोड़े से 50 से 60 एज होगी उनकी। तो वो जब उनसे बातें कर रहे थे तो वो ज़्यादा से ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि जो बूढ़ा बूढ़ी एक प्रकार से थे वो ज़्यादा मतलब अपने काम की बातें किया करते थे एक प्रकार से, और ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के भी थे कि ऐसे कोई भी उनके सामने बोल न पाए, ऐसा सा उनका स्वभाव था। तो गौरव, मोहिनी और रोनी जब उनके सामने कोई भी बात प्रस्तुत करती यानी बताती, तो वो कहती छोड़ो इन्हें, सब ये सब ऐसे ही होते रहते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, ज़्यादा वो मत करो। तो ऐसा चिड़चिड़ा थोड़ा सा स्वभाव था और बात भी अच्छे से नहीं कर पाते थे, वो करते भी नहीं थे लगभग। तो ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था। तो मोहिनी और रोनी एक दिन अपनी पढ़ाई के लिए वहीं पर रुके हुए थे और जो गौरव था वो अपनी बहनों को कहता है कि मुझे गांव जाना पड़ेगा, जो कि कोई उनका गांव होगा। वहाँ पर उसे काम था कि मैं कल तक आ जाऊँगा, तब तक आराम से सो जाना और कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो ऐसे ही जैसे ही गौरव अपने घर पहुंचता है, मोहिनी और रोनी अपने कमरे में सो रही थी। एक छोटी बहन थी, एक बड़ी बहन, जो कि 22 और 24 साल की थी, और जो गौरव था वो 23 साल का था। तो मतलब एक एक साल का ही फर्क था, ज़्यादा वो नहीं था, एक ही एज थी लगभग तीनों की। तो गौरव जब अपने घर जाता है तो मोहिनी रोहिणी सब सो रही थी। तो मोहिनी रोनी से बड़ी थी 1 साल, तो जब एक सॉरी दोस्तों 2 साल। तो जब उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि मोहिनी जब सो रही थी तो उसके पैर पर किसी ने नाखून से ऐसे दबाया। मोहिनी को महसूस भी हुआ कि शायद कोई है जो कि मेरे पैर को मतलब ऐसे छील रहा है, चीर रहा है। तो मोहिनी अपनी बहन रोनी को जगाती है और कहती है कि रोनी, मेरे पैर को कोई छील रहा है, यानी कोई ऐसे नाखूनों से चीर रहा है। तो रोनी जब उठती है और लाइट ऑन करती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन मोहिनी को महसूस हुआ। और उसने जब अपने पैर को देखा तो उसे ऐसा लगा कि हाँ, शायद कोई था कमरे में जो कि मेरे पैर के साथ ऐसा कुछ कर रहा था। तो ये सब सारी बातें, तो मोहिनी डर जाते हैं। कुल मिला के यही बात होती है। और जो उस घर के मकान मालिक थे, किराएदार थे, उनसे कहती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के थे, ढंग से बात नहीं करते थे। तो मोहिनी जब उन्हें बुलाती है तो कहती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो कुछ भी नहीं कहते, कहती है चुपचाप सो जाओ, ये सब होता रहता है, बहाने मत बनाओ। तो इतना कहकर वो चले जाते हैं और मोहिनी और रोनी अपने कमरे में सो जाती हैं। जब अगले दिन 11:30-12 बजे के बाद, यानी 1 बजे तक सुबह के समय, जब गौरव अपने घर आता है यानी किराए के घर में आता है और अपनी बहनों से मिलता है, तो उनकी बहनें बताती हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ मोहिनी के साथ। रात को जब हम सो रहे थे, कोई मोहिनी के पैर को ऐसे नाखूनों से दबा रहा था, उसकी खाल को ऐसे चीर रहा था।
गौरव ने जब ये सुना तो गौरव को भी थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि इस घर में केवल 2 ही फ्लोर और एक ऊपर छोटा सा कमरा है, जैसा कि अंकल ने बताया। और जो थर्ड कमरा था दोस्तों, जो कि चुबारा जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में, तो वहाँ पर एक लाल सा कपड़ा बंधा हुआ था, ताला भी लगा हुआ था। तो ऐसा गौरव ने भी देख लिया था कि सब कुछ ऐसे ही है, नॉर्मली कुछ वो नहीं है। तो जब गौरव देखता है कि उसकी बहन के साथ ये सब कुछ हुआ, तो वो भी शिकायत करता है जो किराए घर के मालिक थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो भी कहते हैं कि चुपचाप पड़े रहो, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है यार, ये सब बहाने मत बनाओ। गौरव भी उनकी बातों में आ ही जाता है एक प्रकार से, और लेकिन मोहिनी की बात पर थोड़ा सा विश्वास करता है कि शायद हो भी सकता है, क्योंकि ये कोई घर भी ऐसी जगह पे बना हुआ है कि जहाँ पर केवल 10 ही 15 घर है। तो गौरव को थोड़ा सा विश्वास भी हो जाता है। और उनका जो घर था, कम से कम 500 से 600 मीटर के बाद मार्केट शुरू होती थी, जहाँ पर हर तरह का सामान मिलता था, चाहे कुछ भी ले लो, कुछ भी खरीद लो, एक प्रकार से खाने का हो चाहे पीने का या फिर ओढ़ने का, जहाँ तक कि पहनने का, सब कुछ मिलता था। रोहन जब वहाँ पर रह रहा था, तो जब रोहन 10 से 15 दिन गुजर जाते हैं, तभी वो तीनों सो ही रहे थे, तब उन्हें एक अजीब सी हंसी की आवाज़ आती है, ऐसे तभी गौरव था, वो उठ जाता है। उन्हें अजीब सा लगता है। उनकी बहनें मोहिनी और रोनी भी उठ जाती है और जगाता है और कहता है कि कोई अजीब सी तरह से हंस रहा है। तो गौरव झट से उठ पड़ता है और मोहिनी और रोनी के साथ वहाँ पर जब वो उठे तो उन्हें हंसने की आवाज़ तब भी आ रही थी। तभी गौरव, रोहिणी और मोहिनी उठ जाते हैं और जहाँ से आवाज़ आ रही थी वो वहाँ पर जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो चुबारा था, जहाँ पर एक छोटी सी पैड़ी होती है जिन्हें हम सीढ़ियाँ कहते हैं हिंदी में, तो उनके ऊपर से वो जाते हैं। तो जब वो चुबारे के पास पहुँचते हैं, जो छोटा सा कमरा था, तो उन्हें वैसी की वैसी ऐसी बिल्कुल सुनाई साफ दे रही थी। लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर खिड़की खोली तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। गौरव, रोहिणी और मोहिनी डर गए कि हंस कौन रहा है, अंदर कोई है भी नहीं, केवल अंधेरा ही अंधेरा। तो उन्हें काफ़ी अजीब सा महसूस हुआ। तभी गौरव चुपचाप नीचे आ जाता है, मोहिनी और रोनी, और चुपचाप अपने कमरे में आकर फिर से बैठ जाते हैं और सो जाते हैं, उस आवाज़ को इग्नोर करते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, गौरव उस अंकल आंटी से फिर से मिलता है और कहता है कि हमारे सिवा यहाँ पर कौन रहता है। तो वो अंकल और आंटी कहते हैं, बेटा तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई नहीं रहता, बस तुम ही लोग रहते हो, और इस किराए के घर में लगभग बहुत ही कम लोग आते हैं, पता नहीं क्यों यहाँ पर कम आते हैं, हमें भी नहीं पता। ऐसा जब वो कहते हैं तो गौरव भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि इतनी अजीब सी हंसी जो कि केवल हमें सुनाई दे और किसी को सुनाई भी ना दे। तो गौरव ने बहुत ही टाइटली वो किया कि यार सच में ऐसा यहाँ पर हो रहा है और इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। जो अंकल आंटी हैं उन्होंने कुछ सोचना चाहिए, लेकिन वो इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। और उन्होंने अंकल को एक बात और बताई थी। अंकल और जो आंटी थी, जो ये बहन और भाई रह रहे थे, उनको बताया था कि इनका एक भाई था सोनू नाम का, इनका बेटा, जो कि बाहर नॉर्वे में पढ़ाई कर रहा है और एक साथ साथ जॉब भी कर रहा है, और वहीं पर वो अपना गुजारा कर रहा है। 10 से 12 साल हो गए, इन्हें सब कुछ मालूम था। तो ऐसा ही समय बीतता जा रहा था। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गौरव, मोहिनी और रोनी जब अपने कमरे में रात के करीबन 1-1:30 बजे का समय होगा, 12 बजे तक उन्होंने पढ़ाई की और आधा पौन घंटा अपना मोबाइल चलाया था कि अब तो सो ही जाएंगे थोड़ी देर में। जब वो अपनी पढ़ाई करके सो रहे थे, तभी उन्हें बहुत ही अजीब लगा, किसी की गाने की आवाज़ आई कि तुम्हारे बिना मेरा क्या जीना, हम तो तेरे सनम हो चुके, तुम किस कदर जी रहे हो। ये जब उन्हें आवाज़ सुनाई दी, एक अजीब सी भारी सी आवाज़ थी, जो कि काफ़ी अजीब थी, सुनने भी और दिखने में भी, मतलब एक प्रकार से काफ़ी अजीब सी, जैसे कि कोई सर्राहट सी आवाज़ हो, ऐसा सनम गा रहे हो। बहुत ही अजीब आवाज़ थी। गौरव, रोहिणी और मोनी डर जाते हैं। जब वो उठकर पलंग पर एक साथ तीनों ऐसे एक कोने में बैठते हैं, तो उन्हें यह आवाज़ कंटिन्यू सुनाई दे रही थी। और जब उन्हें गेट की खुलने की आवाज़ आई, यानी जो दरवाज़ा था वो एकदम से खुला, तो गौरव काफ़ी डर गया, क्योंकि उन्होंने एक काला साया देखा। गौरव, मोहिनी और रोनी जोर से चिल्ला पड़े कि कौन है, हाँ बचाओ, ऐसे कुछ अजीब से चिल्लाए। और जो अंकल आंटी थे वो तुरंत फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर वो रह रहे थे, उससे उठकर तुरंत सेकंड फ्लोर पर आए और उन्होंने देखा कि क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों चिल्ला रहे। तो गौरव जो भी था, गौरव, मोहिनी और रोनी तीनों ने कहा कि यहाँ पर कोई आया था
और अचानक से यहाँ पर ऐसे गाना गा रहा था, सनम कहाँ जा रहे हो, हम तुम्हारे बुलावे हैं, ऐसा कुछ गा रहा था। तो अंकल आंटी उन्हें फिर से डांट देते हैं कि चुप रहो, यहाँ पर कोई नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, ज़्यादा बहाने मत बनाओ। तो गौरव, मोहिनी और रोनी काफ़ी डर चुके थे, क्योंकि ये जो इंसिडेंट था उनके साथ कंटिन्यू 4 बार हो चुका था और अब किस बार वो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करें क्या। तभी कुछ ऐसा होता है, गौरव, मोहिनी और रोनी अपनी पलंग पर ही बैठे हुए थे। तभी बाहर एक दबी सी आवाज़ आती है, जो कि अंकल आंटी की आवाज़ थी। जब वहाँ पर गौरव, मोहिनी और रोनी आंटी की जब आवाज़ थोड़ी सी सुनाई पड़ती है, तो वो गेट के पास जाते हैं और तुरंत गेट के कान लगाते हैं, ऐसे सुनने की कोशिश करते हैं। तभी वो कहते हैं कि क्या क्या कर रहे हो बेटा, तुमसे मना किया कि ऐसे किसी को भी तंग मत करो। मुश्किल से 1-2 किराएदार घर पर आते हैं और उन्हें तो ऐसे भगा देता है, ये कब तक चलेगा सोनू बेटा। ऐसे ऐसे जब वो डांट रहे थे, गौरव बिल्कुल क्लियरली उनकी बातें सुन रहा था और ये जो आवाज़ थी अंकल आंटी की, बिल्कुल दबी दबी आवाज़ थी। मतलब ऐसे जैसे हम फ़ोन पर बात करते हैं जब कोई आसपास खड़ा हो, तो ऐसे बिल्कुल दबी सी आवाज़ थी, लेकिन गौरव को क्लियर सुन चुकी थी। और गौरव को याद आता है कि सोनू तो उनका लड़का है, जो कि 10-12 साल हो चुके नॉर्वे में अपनी नौकरी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। यहाँ सोनू कौन हो सकता है? गौरव को काफ़ी अजीब लगा और गौरव ने जब ये सब चीज़ें देखी खिड़की के अंदर से, तो उसने देखा कि केवल अंकल आंटी हवा में बात कर रहे थे, नहीं कुछ दिखाई दे रहा था, ना कोई कुछ हिल रहा था, सब कुछ ऐसे। अरे कितनी बार कह रखी है बेटा, उनके कमरे में मत जाओ, मुश्किल से 1-2 किराएदार आते हैं और तो ऐसा कर रहा है। ये जो कह रहे थे, गौरव को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और मोहिनी और रोनी दोनों बहनें काफ़ी डर चुकी थी। तभी उन्होंने सोच लिया था कि यहाँ पर ज़्यादा दिन तक रहना ही नहीं, कल की कल ही घर को खाली करेंगे। तो गौरव, मोहिनी और रोनी तीनों भाई बहन अपना प्लान बनाते हैं और अगले ही दिन जैसे सुबह होती है, कोई मंदिर पड़ता है, जो कि दोस्तों मार्केट तो 500 मीटर दूर था, एक मंदिर था साइड में 100 से 150 मीटर, जो कि बिल्कुल चलने में आसानी होती है। तो वहाँ पर जाते हैं गौरव, मोहिनी और रोनी तीनों भाई बहन जाते हैं और वहाँ पर अपनी भभूत वभूत लाते हैं। गणेश जी का मंदिर था, वहाँ पर जब भभूत वभूत उठा रहे थे, तभी पंडित जी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात हुई है, कुछ बताओ मुझे भी। तभी पंडित जी से वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ कि हम वहाँ पर पढ़ाई करें अपनी यूपीएससी एग्जाम की जो भी है, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हुई है। और एक लड़का ऊपर चुबारे से, जो कि ताला बंधा हुआ था, लाल कपड़ा भी था, जब वहाँ पर गए तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा उस घर को जल्द से जल्द छोड़ दो, क्योंकि उस घर में एक लड़का पहले भी रहने आया था, जो कि अपनी पढ़ाई के लिए ही आया था, लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ था कि 9वें 10वें ही दिन वो अपना जो 3rd फ्लोर है, जहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, उसी से उसने छलांग लगा दी थी और वहीं पर मर गया था। जब उन्होंने ये बातें सुनी, तीनों भाई बहनों ने, वो काफ़ी ज़्यादा डर गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या, हमें तो पता भी नहीं था और काफ़ी दिनों से यहाँ पर किराएदार भी नहीं आते। पंडित जी बिल्कुल साफ साफ बताते हैं और कहते हैं कि इस घर में ज़्यादा आसपास कोई टहलता भी नहीं है, तुमने भी देखा होगा। तो वो कहते हैं हाँ अंकल, बिल्कुल ऐसी बात है, 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं हमें यहाँ पढ़ाई करते हुए। पंडित जी एक से एक बात जान चुके थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें जल्द से जल्द इस घर को छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ फिर से कल ना कल ये एक्सीडेंट फिर से हो सकता है, इंसिडेंट फिर हो सकता है। पंडित जी की बात वो मान जाते हैं और पंडित जी एक भभूत देते हैं ऐसे ही और तिलक करते हैं ऐसे, एक सिंदूर का थोड़ा सा तिलक और ऊपर जो चंदन का टीका होता है उसी के ऊपर कर देते हैं और चावल के ऐसे 2-2 दाने लगा देते हैं और कहते हैं कि चावल जब गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो टीका है ये मिटना नहीं चाहिए, तब तक तुम सही सलामत तक सुबह तक निकल जाओगे। तो पंडित जी ऐसा सब कुछ करते हैं और तीनों भाई बहन वापस किराए के घर में आते हैं और अपना सारा सामान पैक करते हैं रात को ही और सब कुछ इकट्ठा कर देते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, बाहर निकलते हैं किराए के घर से और ऑटो रुकवा लेते हैं। वहीं पर ऑटो रुकवाते हैं, थोड़ा सा आगे चलकर, जैसे कि बताया 500 मीटर दूर बाजार है। अपना सारा सामान पैक करके चले जाते हैं और अंकल आंटी को कहते हैं कि हम घर जा रहे हैं और 10 से 12 दिन में आ जाएंगे। तो जैसे वो जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और वहीं पर ऑटो रखवाते हैं और तीनों बैठकर अपने नानी के घर चले जाते हैं, जो कि वो नानी थी दिल्ली के आसपास कोई चंदन बाग है, वहाँ पर रह रही थी। तो उनके घर चले जाते हैं तुरंत ही
और वहीं पर रहने लगते हैं और अपने नाना नानी को भी सब कुछ बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ कि जिसके कारण हमें ये कमरा छोड़ना पड़ा था। उसके नाना नानी भी कहते हैं बेटा तुमने सही किया, क्योंकि वो जगह ठीक भी नहीं थी, हमने भी काफ़ी लोगों से सुना था। और इन तीनों भाई बहनों के साथ जो हुआ उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। एक दिन तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, तीनों भाई बहन छत पर टहल रहे थे, जो छोटा सा कमरा था उस किराए का घर का, वहाँ पर टहल रहे थे। किसी ने इन्हें धक्का देने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कि अचानक क्या हुआ कि उनकी आंखें एकदम से खुल गई और वो एकदम से होश में आ गए। 10 से 12 सेकंड तक तो वो ऐसे हो चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा था। और अब दोस्तों वो तीनों भाई बहन अपने अच्छे से जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जो दो बहनें थी उनकी यूपीएससी क्लियर हो चुकी है। और जो भाई था वो अभी भी थोड़ी सी पढ़ाई कर रहा है, आगे की कोई और बड़ा तैयारी कर रहा है। और अब सब कुछ उनके घर में नॉर्मली सही है। और जो किराए का घर है, आज तक उस घर में कोई भी नहीं ठहरता, सालों बीत जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।